नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु भंडारी। शेयर बाजार लाइव की करते हैं शुरुआत, जहां पर एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए हम हैं तैयार। इस हफ्ते आप जबरदस्त एक्शन बाजार में देखने वाले हैं, क्योंकि नतीजे ढेर सारे आने वाले हैं। फ्राइडे और सैटरडे को कई सारे बड़े नतीजे आए, उसका रिएक्शन आते हुए दिखेगा। मंथली एक्सपायरी है, साथ ही 26 तारीख को हमें छुट्टी भी मिलने वाली है और अब से लेकर बजट तक सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन हैं। तो उनके लिए हो जाइए तैयार। और इस एक्शन में कहां बनेंगे आपके लिए मौके, बाजार में किस तरह का रह सकता है मूवमेंट और क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, इस पर भी करेंगे चर्चा। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार। आइए उससे पहले एक बार जान लेते हैं आज के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स। सबसे पहली बात तो जिस तरह से आपने यूएस में एक्शन बनते हुए देखा है, लगातार छठे दिन 450 पॉइंट्स की गिरावट के साथ डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। नैस्डैक में 0.25% की गिरावट आते हुए दिखी। ऊंचाई से अब नैस्डैक 15% नीचे आ चुका है। तो यूएस के बाजारों में आप भारी बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं। साथ ही यूएस फेड की बैठक भी है वेडनेसडे को, उसका भी आएगा निर्णय, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। एफआईज लगातार 8वें दिन इन्होंने भी करी है बिकवाली। 3150 करोड़ की भारी बिकवाली का फिगर एक बार फिर से एफआईज के लिए आते हुए दिखा है। क्या इसका मायना है हमारे बाजार के लिए, इस पर भी करेंगे अनिल जी से चर्चा। वीकेंड पर कुछ अच्छे नतीजे तो थोड़े मिले जुले नतीजे भी आते दिखे। रिलायंस समेत आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, वोडाफोन आइडिया, बंधन बैंक, एल&टी फाइनेंस जैसे दिग्गजों के नतीजे आए हैं, तो उसके रिएक्शन पर भी रखिए नजर। और आज भी नतीजों के लिहाज से काफी अहम दिन है, क्योंकि एक्सिस बैंक निफ्टी से और वायदा बाजार से 7 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। तो एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार। 4 ही ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते में, एक मिड वीक हॉलीडे भी हमें मिलने वाली है, पर उसके साथ ही एक्शन भी भरपूर होने वाला है। अनिल जी गुड मॉर्निंग। और बैक टू पवेलियन सर, हम सब के लिए बजट की तैयारी सब भी। हाँ, भले आप ये बार बार बोल रहे हैं 4 ही दिन है 4 ही दिन है, लेकिन ये मान के चलिए 4 दिन में 40 दिन वाला काम करना है। बिल्कुल, बजट की पूरी तैयारी करनी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि भले एक दिन मिड वीक हॉलीडे हो जी, लेकिन काम भरपूर रहने वाला है। और काम हमारी यही नहीं, पूरी दुनिया भर के मार्केट में जबरदस्त हो रहा है सर। हालत बड़ी खराब है, बुरी हालत है। 6 दिन लगातार डाउ गिरा है। आखिरी बार ऐसा महामारी के समय हुआ था जब ऐसी लगातार बिकवाली आई थी। इनफैक्ट जो नैस्डैक है पिछले हफ्ते करीब 8% गिरा है। महामारी के बाद का सबसे खराब हफ्ता था उसके लिए। और बिल्कुल, और लगभग मेरे ख्याल से टॉप से 15% बिल्कुल। इनफैक्ट यही मैं सोच रहा था सर कि आपसे इससे करते हैं, पिछला हफ्ता तो खराब था। इनफैक्ट पिछले से भी पिछले हफ्ते के अंत से ही ये संकेत आते देखे, हमारे बाजार भी रिएक्ट कर रहे थे। अगर आप टॉप से देखें सर, तो हम नैस्डैक की तो 15% की बात कर रहे हैं, बट हमारा बैंक निफ्टी भी 10% टॉप से नीचे आ गया। अब रिकॉर्ड हाई से फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो 10% हमारा बैंक निफ्टी भी नीचे। तो टेक्निकली करेक्शन जोन में तो बैंक निफ्टी भी आ गया। हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पहले अमेरिका से शुरुआत करते हैं, वहाँ की बात पहले करते हैं दीप। मेरे ख्याल से मेक और ब्रेक वाला काम हो सकता है। अमेरिका की फेड की जो मीटिंग की शुरुआत हो रही है कल से 2 दिनों की रहेगी, और मेरे ख्याल से कब हम गुरुवार को हमारी एक्सपायरी के दिन एक्शन देखेंगे। यस सर। तो जो कुछ अमेरिकी बाजारों में बड़ा करेक्शन हुआ है और जो कुछ चिंताएं वहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स की तेज़ी से बढ़ने को लेकर हो रही है, ब्याज दरें को बढ़ने को लेकर हो रही है, क्या फेड उस पर कुछ राहत दे सकता है? जी बिल्कुल। अगर फेड क्योंकि आप है ना, देखिए बड़ी इवेंट के पहले अगर आप हल्के होकर जाएं तो वो बाजार के लिए अच्छा है। कि अगर फेड की इस बड़ी बैठक, क्योंकि इस बैठक की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहमियत है कि शुरुआत कब से होगी और फिर उसके बाद हो सकता है वो कितनी करेंगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी, और साथ ही साथ जो उनका टेपरिंग का इरादा है वो कब से शुरू करेंगे, कितना करेंगे, और फाइनली अगर वापस उन्हें बॉन्ड बेचना शुरू करना है तब क्या करेंगे, वो कब से करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब तक की जो फेड की मीटिंग्स हुई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग ये है। और इस सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग के पहले अगर अमेरिकी बाजार बेहद हल्के जा रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है, खराब नहीं। अब दिक्कत एक ही है दी, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि फेड की मीटिंग 3 दिन, उसका इम्पैक्ट 3 दिन बाद होना है, 2 दिन कल और परसों होना है। तो 3 दिन कैसे संभालने हैं? वही बात है। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स का हाल जो है वो 3 दिन निकालना मुश्किल काम है। अच्छी बात है कि डाउ फ्यूचर्स थोड़े से आपको संकेत बेहतर देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी मजबूती के संकेत दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि मामला थोड़ा ढीला है। दूसरी बात ये कि इस बार फॉर ए चेंज जो करेक्शन बड़ा आता दिख रहा है वो टेक्नोलॉजी शेयरों में आ रहा है और नैस्डैक में आ रहा है। और इंटरेस्टिंगली पैसा ज़्यादा वहाँ लगा हुआ है लोगों का, जहाँ पर उनको मार पड़ती हुई दिख रही। तो अमेरिकी बाजारों का भी हाल वही है कि दिक्कत वहाँ पर ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल भरा समय है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं फेड की बैठक के तुरंत पहले
या फेड की बैठक के तुरंत बाद कहीं न कहीं बाजार अपना एक बार की करेक्शन पूरा करके रुकने की कोशिश कर सकते हैं। अब वो आज रात से ही हो जाए या गुरुवार को बुधवार को हो, वो कहना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन अमेरिकी बाजार अपने बड़ी इवेंट के पहले हल्के होकर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे हैं। तो मैं मतलब ये ऐसे थोड़ा परेशान जरूर हूं अमेरिका को देख के, दुखी नहीं हूं, मतलब एकदम ऐसा उम्मीद छोड़ दी कि अब तो सब गया जी, वैसा नहीं है। और एक्चुअली वो उम्मीद बहुत लोगों में इस वीकेंड पे रही होगी जब 200 पॉइंट नीचे वो एसजेएक्स निफ्टी देख रहे थे। और वो उम्मीद जब हो जाती है ना, वो जब डर होता है तभी जाके बाजार आपका रुकना बंद करते हैं। तो हो सकता है उम्मीद रखें कि अमेरिका रुकना बंद करें, आज संकेत मिले। चलिए फ्यूचर्स तो अच्छे संकेत दे रहे हैं। हमारा एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट नीचे है, सुबह से उतने ही लेवल पर है। बट हमारे बाजार के लिए सर अब से बजट तक 5 ट्रेडिंग सेशंस हैं, छठे सेशन में बजट होगा और काफ़ी सारी उम्मीदें भी हैं। एक थोड़ी सी रैली जनवरी की शुरुआत में आई थी बट फिर मूड माहौल ख़राब हुआ है, तो अब से बजट तक थोड़ा हमारे बाजार में वापस एक्शन एक्सपेक्ट करें? दीप, जो चीज़ मैं अमेरिका के लिए कह रहा था वही चीज़ हमारे लिए भी लागू होती है कि अमेरिका में फेड की सबसे अहम बैठक के पहले अमेरिकी बाजार हल्के, हमारे पूरे इस साल के सबसे अहम इवेंट बजट के पहले हमारे बाजार भी हल्के हैं। ये बात है। अगर बजट के पहले आप मजबूत हो और बजट अच्छा आए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, करेक्ट। और बजट खराब आए तो जोर से बेचना है, करेक्ट। यही अगर आप बजट के पहले हल्के हों, करेक्शन पहले दिखा दें, तो बजट खराब आए तो ठीक है, काफ़ी कुछ आप पहले से नीचे थोड़ा और गिर जाएंगे। लेकिन बजट थोड़ा भी अच्छा आ जाए तो आपके लिए बढ़ने की गुंजाइश अच्छी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बजट के बाद बढ़ना आपके लिए ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, क्योंकि आपको पूरा साल निकालना है ना। ठीक है, वो कह सकते हैं कि पूरा साल बजट पे नहीं निकलता, लेकिन एटलीस्ट आपकी सस्टेनेबल तेजी हो, थोड़ी एक बेस बन जाए जी, है ना। जो पिछले बजट में भी आपने देखा किस तरह से बेस बना, अगले 2 दिन बहुत ही बड़ी, करेक्ट। सो मैं जिस समय पे करेक्शन हो रहा है उसको लेकर कंफर्टेबल हूं। अच्छी बात है, एक्चुअली अच्छी बात है कि आप बजट के पहले हल्के होके जा रहे हैं। और कुछ हद तक अब भाई देखो, अगर बजट से इतनी उम्मीद है तो फिर गिर क्यों रहे? अब कहने के लिए ठीक बात है कि ग्लोबल कमजोर है, एफआईएस की बिकवाली बिल्कुल है, वो सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सामने बजट भी तो है ना फैक्टर। लेकिन इस लिहाज से कि सबको पता है कि अगर ये 2 ट्रिगर्स बड़े हैं तो उनके सामने बजट का ट्रिगर छोटा है जी। और अब बजट के पहले आप 18,400 पे नहीं जा रहे, 17,400 पे जा रहे हैं, या पता नहीं कहाँ जाएंगे 3 दिनों में। और तो 5 सेशन बाकी है, राइट, एग्जैक्टली 5 सेशन बाकी है। सो मेरे ख्याल से अगर बजट के पहले आप हल्के होके जा रहे हैं तो ये एक और अच्छा संकेत है बजट के बाद के लिए। अब वही वाली बात है जो अमेरिका के लिए वो हमारे लिए, अमेरिका में 3 दिन निकालने, हमारे यहाँ 5 दिन निकालने, करेक्ट निकालने बस। हाँ, तो आपको पहले तो ऐसे 5 दिन में कुछ लगता नहीं, लेकिन जिस स्पीड से 150-200 पॉइंट की स्पीड से निफ्टी रोज गिर रहा है, उससे 4-5 दिन आपके लिए भारी हो जाते हैं कि आप 16,400 16,500 वापस तो नहीं पहुंच जाएंगे 4-5 दिनों में। मेरा मानना नहीं पहुंचेंगे, इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म में बाजार खराब हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो तीसरा सवाल जो आप पूछे थे बैंक निफ्टी को लेकर, 2 चीज हुई है शुक्रवार के सेशन में। पहली चीज तो है कि 17,750 के नीचे बंद होने के बाद हम ऑलरेडी ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल हो चुके हैं। ये निफ्टी पर हुआ, बैंक निफ्टी पर तो खैर पहले से ही हो ही चुका है तो बिल्कुल। लेकिन बैंक निफ्टी में भी वो 38,850 के आसपास का हाई बनाकर हम ठहर गए और वहां से लगभग 1200-1300 पॉइंट हम नीचे है। सो ऐसे देखेंगे तो आप रनअप जो हुआ है अभी उसमें 1200-1300 पॉइंट ही नीचे है, लेकिन टॉप से बैंक निफ्टी ने 41,000 प्लस का बनाया था, वहां से आप लगभग 10% नीचे आ चुके हैं। तो करेक्शन कैटेगरी में आप जा रहे हैं। तो इसलिए दीप एक अच्छी चीज ये भी है कि बैंक निफ्टी के लिए भी मेक और ब्रेक वाले लेवल यही है। अगर बैंक निफ्टी को भी रुकना है तो यही रुकना है। ये तो हो गई थोड़ी सी लंबे वाली बात। जो शॉर्ट टर्म सिर्फ आज के लिए बात है निफ्टी की, उसमें एक चीज पर फोकस करना चाहता हूं और वो ये 16,400 से 18,400 गिरना हो। 17,350 का हाई बनाए, मैं 50 पॉइंट और गिन के 18,400 गिरने के लिए ठीक रहेगा। 2,000 पॉइंट, ठीक है, 2,000 पॉइंट का करेक्शन। आमतौर पर जब भी एक कोई भी तेजी या मंदी होती है और उसकी रिट्रेसमेंट होती है या जो वापस बाजार उसके विपरीत ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें 3 लेवल ध्यान में रखने होते हैं, 35%, 1/3, हाफ या 2/3, ठीक है। सो 1/3 वाले से तो हम ज़्यादा गिर गए, हो गए। अब आ गया 50%, तो 50% आपका आता है 17,350, 17,400 के आसपास। सो मेरा ये समझना है, अगर आज गैप से हम खुलते हैं 17, जो अब तो खैर ठीक है, इतना खराब नहीं दिख रहा है, 17,500 दिख रहा है एसजीएक्स पर, कल तो 17,400 दिख रहा था। तो अगर 17,400 के आसपास आते हैं तो कहीं कहीं मुझे लगता है 17,350, 17,400 एक अच्छी जगह हो सकती है शॉर्ट काट के लॉन्ग करने की। और आज गैप से खुलने के बाद आपको कुछ और पॉइंट और डेटा पॉइंट है जो ये कह रहे हैं कि नीचे के लेवल पर सपोर्ट लेना चाहिए। खाली इसलिए नहीं कि डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, अदरवाइज भी कुछ डेटा पॉइंट्स है जो नीचे सपोर्ट की बात कर
कर रहे हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो 17,350, 17,400 मुझे लगता है ये लेवल होल्ड होना चाहिए और यहाँ से एक बाउंस आपको मिलना चाहिए। लेकिन इस बाउंस में एक ही चीज दीप जो ध्यान में रखनी है कि बार बार कूद के खरीदने वाला मामला नहीं है। अगर आप एकदम कंफर्टेबली रिस्क फ्री खरीदना चाहते हैं तो जब तक वापस 17,800 के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक मूड माहौल बदलेगा नहीं, ये ध्यान में रखें। तो 17,750, 17,825 ये आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पर अब ऊपर की रुकावट की जगह है, जिसके नीचे हमने ट्रेंड को पॉजिटिव से न्यूट्रल किया। वहाँ से ऊपर जाने के बाद हम देखेंगे कि बाजार में ताकत का पहला संकेत तभी होगा जब 17,800, 825 के ऊपर आप बंद हो। जब तक नहीं होता तब तक नहीं, तब तक सेल ऑन राइज है। तो थोड़ा अभी डिस्टेंस कवर करना है। यस, बिल्कुल। और स्पेशली आज गैप से खुलने के बाद डिस्टेंस और ज़्यादा। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना गैप से खुलेगा, गैप नहीं खुलेगा, उतना नहीं खुलेगा। आई थिंक 17,485 का जो शुक्रवार का लो है वो आसानी से नहीं तोड़ेंगे हम। होल्ड करना चाहिए। हाँ, होल्ड करना चाहिए और एक बार शायद हो सकता है उतना नीचे खुले तो आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख भी सकती है। चलिए, अच्छी बात है कि फ्राइडे को क्लोजिंग के समय अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए थे। तो चलिए सर, आज फिर समझ लेते हैं, ट्रेंड तो बदल रहा है, कैसे देखें आज के संकेत? ग्लोबल नेगेटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत भी अच्छे खासे नेगेटिव हैं ही दीप। घरेलू फंड्स के संकेत भी पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए, इन्होंने भी खरीदने में कोई मतलब ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल लिखे, लेकिन न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है। पुट कॉल रेशियो, इसको हम आगे विस्तार से बात करेंगे। सेंटीमेंट नेगेटिव है और ट्रेड में बदलाव हो गया पॉजिटिव से न्यूट्रल। आइए अब बड़े सपोर्ट जोन आपको बता दूं। 17,475, 17,550 ये सपोर्ट जोन है, इस रेंज में कहीं न कहीं हम खुलने चाहिए और उसके बाद देखेंगे कि हम होल्ड कर पाते हैं या नहीं। अगर इसके नीचे फिसले तो 17,350, 17,400 वो जगह है जहां पर आपको शॉर्ट भी काटने और लॉन्ग पोजीशन भी जरूर बनानी चाहिए। वही मैं 50% की बात कर रहा था। नीचे से देखेंगे तो आप 50% ऊपर नजर आएंगे, ऊपर से देखेंगे तो 50% का करेक्शन नजर आएगा और ये वो जगह होती है जहां पर आपको शॉर्ट काटने चाहिए, लॉन्ग बनाने चाहिए। इधर यहां से गए तो फिर 17,200 तक की जगह खुलेगी, तब की तब देखी जाएगी। ठीक है सर। अभी ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,700, 17,750 आपके लिए रुकावट की रेंज है। दिन के ट्रेडर्स के लिए पहला मजबूती का संकेत 17,750 के ऊपर ही आता दिखेगा और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए मजबूती का संकेत तब आएगा जब 17,800, 875 की रेंज को पार करके निफ्टी टिकने की, बंद होने की कोशिश करें। और इसीलिए ये रेंज परफेक्ट शॉर्ट और सेल जोन है, जो आज बहुत ख्वाबों में दिखता है। इतना दूर तो आने की हम सोच भी नहीं सकते स्पेशली जब गैप से नीचे खुले। लेकिन यही है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है दीप, देखिए जो करेक्शन शार्प आया है उसके पीछे वजह भी एक ही है। 16,400 से आप 18,400 तक नॉन स्टॉप भागे हैं। अब 18,400 से 17,400 आने में भी आपने टाइम नहीं लगाया, तो इसलिए रिकवरी भी वापस अगर 1/3 भी आनी है, यहाँ से 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की भी अगर आनी है तो वो उतनी शार्प आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप अब है ना वो हाई वोलेटाइल ट्रेडिंग मार्केट में जा रहे हैं। वो सुस्ती वाला, आराम करने वाला मार्केट है नहीं। और उसके ऊपर जो ये मशीन ट्रेडिंग इतनी बढ़ गई है ना, जो इमोशन लेस एकदम प्रोग्राम बेस्ड एल्गो मशीन ट्रेड्स ये जो होते हैं ना, यहाँ पर भावनाओं की कोई कद्र है नहीं, भाव की कद्र है खाली। तो जो भाव के हिसाब से ट्रेड होता है, भावनाओं से होते नहीं है, इसलिए अब ये ऐसे ही वॉलेटिलिटी रहेगी। हम भी इस उम्र में आके ये सब सीख रहे हैं। देखो एक जमाना था, मतलब 15-15 दिन निकाल लेते थे, मुश्किल से 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे नहीं होता था। वो टाइम भी हमने देखा है। अब 300 पॉइंट होने में मतलब 30 मिनट नहीं लगते हैं, वैसा हाल हो गया है। ऐसी रिकवरी आती तो ऐसी आती मतलब कि जैसे मतलब वापस मिलेगा ही नहीं। और बेच रहा है कोई तो ऐसा बेचता है कि जैसे आज ये आखिरी दिन है, कल बाजार ही बंद होने वाला है, भाव तो छोड़ो। तो ये सब मशीन वाले ट्रेड्स हैं, यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस है नहीं। एग्जैक्टली, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है सर। चलिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स अनिल जी ने बता दें। बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स? बैंक निफ्टी, अच्छा मैंने बताया नहीं, 37,050, 37,225 सपोर्ट रेंज है आज के लिए पहली। उसके नीचे 36,750, 36,900 ये मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। ऊपर 37,750, 37,850 सप्लाई जोन है, इसके ऊपर निकलेंगे नहीं, निकल कर गए तो 38,050, 38,175 जहां पर परफेक्ट शॉर्ट जोन और बिकवाली करने की राय बनेगी आपके लिए। अब आइए दिन की रेंज बता दूं। 17,475, 17,500 मान लीजिए दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है और 17,700 माफ कीजिएगा ऊपर की रेंज। 17,400, 17,750 मीडियम और 17,350 से 17,800 बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 37,225, 37,750 दिन की छोटी रेंज है और 37,050, 37,850 मीडियम रेंज है। 36,900, 37,900 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी।
अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है बड़ी रेंज और आपके लिए बड़े लेवल्स जहां पर आपको आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रखनी है नजर। अच्छा सर, फ्राइडे के उतार चढ़ाव में एफआईज ने पोजीशन क्या कर दी है और पीसीआर अब किधर आ गया सर? 52 से 50% आई है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन काफी हल्की हो चुकी है। अच्छी बात है दीप कि भले ही ट्रेडर्स कितने हल्के हुए नहीं हुए वो भगवान जाने, लेकिन एफआईएस तो हल्के हो गए। हल्के होकर अब अगर आप देखिए 2020 के बाद का, ये पेंडेमिक के बाद का ये वापस से अब सबसे खराब हफ्ता आया है। तो ये भी समझना चाहिए कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन भी 42-44% के नीचे कभी जाती नहीं वर्स्ट के सिनेरियो में। तो आप अब बहुत ज़्यादा और बिकवाली होगी, इसकी संभावनाएं धीमे धीमे कम होती दिख रही है। दो रीज़न है दीप, एक लेवल्स भी वैसे नहीं कि जहां पर एफआईएस सब बेच कर जाए, दूसरा लॉन्ग्स भी उतनी नहीं बची है। तो सिल्वर लाइनिंग देखना चाहें तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं 2-4 दिन की बात है, रुक जाएंगे। जो हम बात भी कर रहे हैं कि सारे कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। सो बेसिकली आपको ये एक्सपायरी निकालनी है। करेक्ट, सिंपल सी चीज। इस एक्सपायरी में जो साफ सफाई होने, सेम जो दिसंबर में हुआ, सेम जो नवंबर में हुआ, एक्सपायरी के वक्त आपकी बैंड बच जाती है। उस समय सारे लॉन्ग ट्रेडर्स की ऐसी तैसी हो जाती है और उसके बाद मार्केट ऐसा लगता है हल्का हो गया, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस वहां से एफआईएस की सप्लाई शुरू होती है। 3 सीरीज से यही काम चल रहा है ना। सो इस बार भी कोई अलग नहीं है। अब ये आप कहना मुश्किल है कि मार्केट आज ही से घूमेगा या गुरुवार से घूमेगा या शुक्रवार से घूमेगा, वो अलग बात है, लेकिन स्टोरी वही है। तो मेरे ख्याल से इस बार पिछले 2 महीनों के मुकाबले में जो सबसे बढ़िया बात हुई है वो एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग घटकर 50% आ गई। ये पिछले 2 महीने में भी नहीं आए थे, नवंबर दिसंबर में भी नहीं आए थे 50। तो हल्के काफी हो गए। ये एक थोड़ा सा रिलीफ वाली बात है, रोक देंगे, थोड़ा हाथ रोक सकते हैं। पुट कॉल रेशियो घटकर 0.87 पर है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन ओवरसोल्ड होने के नजदीक अगर आज आप 150 पॉइंट नीचे नीचे खुल जाते हैं, निफ्टी पर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो वहां से वापस आपको है ना सपोर्ट आने की संभावना बनेगी, शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनेगी। तो जितना गैप से नीचे खुले उतना रिकवरी के चांसेस ब्राइट, बेहतर और जल्दी होंगे। सो अब धीमे धीमे आप देखिए 200 से 125 पॉइंट ही नीचे रह गया। एसएक्स उतना खराब हो नहीं रहा, जितना खराब खुले उतना बेहतर है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। इंडेक्स विक्स फाइनली 2 दिनों तक नहीं हिलने के बाद अब 6% बढ़ा है, जो कि एक्सपेक्टेड ही है। एक्सपेक्टेड है, अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये है आपके लिए डेटा लेवल्स भी, और अब थोड़े ओवरसोल्ड लेवल्स पर बाजार भी आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा सर, फिर बताइए मौजूदा पोजीशन से तो क्या करना है, क्योंकि रिकवरी की तो आप बात कर रहे हैं एटलीस्ट संभलने की, बट लग तो रहा है कि आज गैप डाउन ओपनिंग पर हो सकता है, तो फिर क्या करना है सर? गैप डाउन ओपनिंग होने पर देखो, दो तो पहले तो स्टॉप लॉस समझ लीजिए। 17,400 का इसलिए दे रहा हूँ कि आप गैप से खुल रहे हैं। जिनको छोटा रखना है 17,475 का रखें। क्लोजिंग बेसिस पे आपको 17,600 का ही रखना है। अगर आज एक और नेगेटिव क्लोजिंग होती तो फिर कोई लॉन्ग पोजीशन रखने का सेंस बनता नहीं है। ठीक है। बैंक निफ्टी 37,200 जो शुक्रवार का लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। क्लोजिंग बेसिस पे एक बार फिर से नेगेटिव क्लोजिंग होती है। 37,575 पे हम बंद हुए। 37,500 के नीचे बंद होते हैं तो दीप फिर लॉन्ग पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है। अगर आप शॉर्ट साइड पर हैं तो आपको सुबह सुबह शॉर्ट काटने का एक बढ़िया मौका भी मिल रहा है। अगर आप बहुत डीप शॉर्ट में हैं और स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, नहीं काटना चाहते कि नहीं भाई मुझे तो 1,000-2,000 पॉइंट पूरे ही खाने हैं तो फिर 17,750 में ट्रेल करके ले आए स्टॉप लॉस को इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। जिनको डीप लगाना है वो 17,825 का लगाएं, जिनको छोटा लगाना है 17,700 का लगाएं। तो 3 स्टॉप लॉस बनते हैं आपके लिए, 17,700, 17,750, 17,825। आपको जो ठीक लगे वो लगाइए। ठीक है। बैंक निफ्टी 37,850 का स्टॉप लॉस होगा डे ट्रेडर्स के लिए। क्लोजिंग बेसिस पे 38,000 के ऊपर अब बंद हो तो आपको शॉर्ट काट लेना चाहिए 38,050। जिनको छोटा रखना है 37,750 का रखें, जिनको मीडियम रखना है 37,850 का रखें, जिनको डीप बड़ा स्टॉप लॉस रखना है वो 38,050 का रखें। आपने किस लेवल पर शॉर्ट किया है, कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में, और या कितनी आपकी रिस्क लेने की ताकत है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस आपके लिए इंडिविजुअली आपको लगाना होगा। ये होगा आपकी स्टॉप लॉस। जी दी, अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर स्टॉप लॉस की सलाह। अब आते हैं नई पोजीशंस पर, क्या रणनीति होनी चाहिए सर आज? नई पोजीशन की रणनीति दीप ठीक है, सिंपल है। एक जो बेचना चाहते हैं 17,700, 750 की रेंज में आए निफ्टी तो वहाँ बेचिए। 825 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 650, 625, 600 ये 3 छोटे टारगेट हैं। 535 और 500 बाकी के टारगेट जिनके लिए बिकवाली करनी है। एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर आप हैं तो सीधा 17,750 के स्टॉप लॉस से बेच दीजिए। ठीक है। नीचे का टारगेट 535 और 502 छोटे टारगेट, 475 का मीडियम टारगेट है और फाइनल टारगेट 17,400, 17,350 के बनते हैं अगर आप शॉर्ट करते हैं। अब आइए जो खरीदना चाहते हैं खरीदिए जरूर। 400 से 475 की रेंज बढ़िया है। 500 तक भी आप सोच सकते हैं जी, खरीदें। 350 का स्टॉप लॉस होगा। 535, 600 छोटे टारगेट है। 650, 700 मीडियम और 750 का फाइनल टारगेट जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। ये हो गया आपका निफ्टी। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दोनों ही है जी, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी और नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए भी। पहले बिकवाली की बात करें जी,
अगर 37,850 38,050 की रेंज में आता है बैंक निफ्टी ऊपर, तो वहां पर आपको बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 38,200 का। ओके। जो टारगेट बनेंगे 37,750 और 575 दो छोटे टारगेट है, 500 425 दो मीडियम टारगेट है, 375 और 225 फाइनल टारगेट। ये तो हो गया अगर आप ऊपर की रेंज का इंतजार करते हैं, मौका मिलता है तो। लेकिन वो अब चांस कम दिख रहा है, ऐसे में एग्रेसिव ट्रेडर्स जो बेचना चाहते हैं वो 37,850 के स्टॉप लॉस से ही बेच सकते हैं। नीचे का टारगेट जो बनेगा, पहला 37,375 का, दूसरा 37,225, 37,050, 36,900, 36,850, 36,750। तो इस रनअप में, इस फॉल में अगर करेक्शन जो अगला सपोर्ट कहीं लेगा बड़ा वाला, तो वो 36,750, 36,900 का निकल कर आता है डीप, और वहाँ पर आपको सारे शॉर्ट्स काट लेने चाहिए। ये हो गई एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने के आए। अब खरीददारी, खरीदारी में भी दोनों है। ये इंटरेस्टिंग, लंबे समय बाद एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों तरफ, क्योंकि लेवल्स थोड़े दूर के निकल कर आ रहे हैं और गैप से खुलने के बाद इंटरेस्टिंग हो सकता है मार्केट। तो ऐसे में खरीदना है 36,750, 36,900 जो इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, वो अच्छी जगह है जहाँ पर खरीदना चाहिए अगर मौका मिले तो। टारगेट 36,700 का होगा, सॉरी स्टॉप लॉस 36,700 का होगा। टारगेट 37,050 पहला छोटा टारगेट है, 37,225, 37,375 ये दो मीडियम टारगेट, 37,425 और 37,500 का फाइनल टारगेट। ये तो हो गए आपके सारे टारगेट खरीदारी के लिहाज से। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सीधा नहीं खरीदना है, आपको इस रेंज में खरीदना है, और वो रेंज है दीप 37,050 से 37,225 की। 37,225 की खासियत है कि शुक्रवार का लो है, 37,050 इसलिए कि 37,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस रेंज में आप चांस लीजिए 36,900 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर जो टारगेट बनेंगे 36,225, 375 छोटे टारगेट, 500 575 मीडियम टारगेट, 750 850 ऊपर के टारगेट, जिनके लिए करनी है आपको खरीदारी बैंक निफ्टी में। जी ठीक है सर, तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स और सारी पोजीशंस बनाने की स्ट्रैटेजी। अच्छी बात यह है बैन लिस्ट में भी कुछ बदलाव हुए हैं सर। ग्रैन्यूल्स बैन से बाहर आ गया, पर उसके सामने नैल्को की एंट्री हुई है, जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे फ्राइडे के दिन। तो आज के लिए नैल्को, BHEL, एस्कॉर्ट्स, इंडिया बुल्स और वोडाफोन, जो नतीजों पर भी रिएक्ट करेगा, ये सारे काउंटर्स बैन में बने हुए हैं। अब समझना है डेटा सर, जो FIs का नेगेटिव डेटा लगातार फिर से आई थिंक 8वें दिन लगातार बिकवाली हुई है। कैसे देख रहे हैं सर FIs के एक्शन को? थोड़े छोटे भले होके आए आंकड़े, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से कुछ खराब मतलब अच्छे नहीं है। एब्सोल्युटली 3,150 करोड़ की कैश की बिकवाली बड़ी है दीप। सामने स्टॉक फ्यूचर्स 1,000 करोड़ के और बेच दे तो मतलब आप समझे ना 4150 करोड़ की बिकवाली तो स्टॉक की होगी। सामने 600 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स की हो गई, और इंडेक्स में भी जितनी उन्होंने शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन कम की उससे डबल शॉर्ट भी किए। सो यहाँ पर भी दबा के ही बेचा है। तो नेट आप देखिएगा तो लगभग 47-48 करोड़ की बिकवाली FIs की डायरेक्शनल तौर पर है। अच्छा, उसके सामने सपोर्ट नहीं आया लोकल फंड्स का, सिर्फ 270 करोड़ की खरीदारी की है। इतने तो पैसे पड़े, लेते ही नहीं है कब खरीदेंगे? और हर महीने SIP तो आ रही है भाई, 10-11 ऐसा खत्म तो नहीं हुए आराम से बड़ा फिगर आ रहा है, तैयार है। वो भी वेट कर रहे हैं थोड़ा और गिरे, हो सकता है बजट के बाद लेने का मन हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अपने तो ये सोचो ना कि क्या होता है कि बजट के बाद मामला हो जाता है ठंडा जी, फिर इमीडिएटली कोई ट्रिगर आता नहीं है। तो इस साल भले ही ब्याज दरों के ऊपर नीचे होने का अमेरिका में बहुत कुछ है, बाकी हर साल नहीं होता। हाँ। ये ब्याज दरों वाला मामला तो कभी कभार ही होता है ना कि एक ट्रेंड बन रहा है कि बढ़ती जाएंगी या घटती जाएंगी, नहीं तो क्या फेड भी तो आराम ही करता है। करेक्ट है ना। सो अभी ये साल छोड़ दे, अदरवाइज आपके लिए बजट के बाद है ना वो ड्राई पीरियड शुरू हो जाता है, जिसमें न तो खबरें हैं, न कोई एक्शन है, न ग्लोबल मार्केट्स में कुछ हो रहा है, न हमारे कुछ हो रहा है। तो इसलिए हो सकता है हमारे लोकल फंड ये सोचे हम बजट के बाद ज़्यादा खरीदेंगे जी, बजट देख ले फिर दिमाग लगाएंगे, पॉसिबिलिटी वो भी है, देखते हैं क्या होता है। बट ये डेटा FIs के तो खराब ही है, और लोकल फंड ने भी कुछ खास खरीदा नहीं। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। तुरंत जो डीप सपोर्ट है वो है 17,500 का, 37 लाख शेयर वहाँ पर है। 17,600 पर 34 लाख शेयर हैं, जो तो आते उसके तो नीचे ही खुल रहे हैं। 17,500 के नीचे जाएंगे तो थोड़ी और लॉन्ग पोजीशन घटने का खतरा होगा। फिर 17,400 है, 27 लाख शेयर। अच्छी बात है कि मंथली एक्सपायरी की सीरीज में पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं, पुट राइटर्स अब बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं, साफ हो गए। सो पुट राइटर्स कम होने का एक आराम तो ये कि लॉन्ग पोजीशन कम हुई है थोड़ी, तो वो बढ़िया है। और शॉर्ट साइड पे आइए, 17,700
यहाँ पोजीशन 33 लाख शेयरों की बनी। तो बेसिकली एफएनओ डेटा ये बता रहे हैं 17,500 17,700 की रेंज रहनी चाहिए। इस रेंज के किसी एक तरफ ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आप 100 पॉइंट का एक और एडिशनल मूव आते हुए देख सकते हैं। 17,800 आसानी से पार नहीं होगा, ये डेटा में साफ दिख रहा है। ऊपर का कहाँ रुकावट है वो दिख रहा है। 48 लाख शेयर वहाँ पर 17,800 के कॉल राइटर्स खड़े हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। तुरंत अब अगला सपोर्ट जो होगा 37,000 पर होगा। 13 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ है तो छोटा ही है। और ऊपर 38 लाख शेयर, 38,000 पर 22 लाख शेयर है, तो रेंज आपकी 37,000 से 38,000 होगी एक तरह से बैंक निफ्टी की। ये आपके लिए इंटरेस्टिंगली दीप मुझे थोड़ा सरप्राइज लग रहा है कि इस बार मंथली सीरीज में डेटा कम हो गया। तो ये समझे कि पोजीशंस भी थोड़ी कम है। हाँ, कम हुई है, 100% कम हुई है। कम वाली पोजीशन पे पुट कॉल रेशियो आपका 0.87 है, बड़ी हुई पे नहीं है, इसलिए इतना ओवरसोल्ड हुआ नहीं। शायद एक दिन और आपको या इसका जब रिकवरी आई थी लास्ट तो इसका उल्टा था। यस, करेक्ट। तब तो चलिए देखते हैं, बट तो शायद एक दिन की और सेलिंग आ सकती है। थोड़ा सतर्क रहें बाजार में, और जैसे लेवल्स अनिल जी ने बताएं उन्हें आप रिस्पेक्ट करें। आइए फिर बता दें आपको, ढेरों नतीजे आए हैं, तो कौन से नतीजों पर आपको करना है फोकस, और साथ ही क्या है खबरों वाले शेयर्स भी, ब्रोकरेज एक्शन भी आपके लिए है तैयार। पूरी टीम है तैयार हमारे साथ स्टूडियो में, कुशल, वरुण और साथ ही आशीष। मॉर्निंग कुशल, बताएं ट्रिगर्स और अर्निंग्स। मॉर्निंग दीप। सबसे पहले नंबर्स के लिहाज से आज निफ्टी में एक्सिस बैंक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा पोस्ट मार्केट। साथ ही एफएनओ स्पेस से 7 कंपनियां, जिसमें दीपक नाइट्राइट, एचडीएफसी, एएमसी, आईईएक्स, इनफैक्ट इंडिया मार्ट, इंटरमेश पर भी नजर रखिए। रैमको सीमेंट्स, एसबीआई कार्ड्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। कैश स्पेस से चुनिंदा नाम है अपोलो पाइप्स, बर्गर किंग, चेन्नई पेट्रोलियम जैसे स्टॉक्स पर। साथ ही एचपी एडेसिव और सुप्रिया लाइफ साइंस, इनके दोनों के एंकर लॉक इन बुक जो है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है कि किस तरह से आज प्राइस में यहाँ पर रिएक्शन आएगा। साथ ही निफ्टी एनएससी पर निफ्टी सिलेक्ट मिड कैप इंडेक्स आज से एफएनओ में ट्रेडिंग होगी। 1 लॉट 75 का रखा गया है। एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का फाइनल सब्सक्रिप्शन अपडेट, जिसमें कुल मिलाकर 7.8 टाइम्स ये आईपीओ भरता हुआ नजर आया था। रिटेल का पार्टिसिपेशन 3.08 टाइम्स रहा है। नंबर्स के लिहाज से निफ्टी से आईसीआईसीआई बैंक दमदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं, बीट ऑन ऑल एस्टिमेट्स दिख रहे हैं। एनआईआई जो है करीब 23% बढ़कर 12,236 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान करीब 11,985 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी 25% की बढ़त रही है। 6194 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया। अनुमान हमारा 5,828 करोड़ रुपए का था। प्रोविजंस के लिहाज से भी 27% की गिरावट हमें सालाना आधार पर देखने को मिली, और कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी खासकर जीएनपी में 4.82 से 4.13% अब यहाँ पर ये नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी नंबर्स आए हैं, और बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स इधर भी दिख रहे हैं। मार्जिन्स 15.5% से बढ़कर 16%। कंपनी का मुनाफा लगभग 33% बढ़कर 20,540 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 16,000 करोड़ रुपए का था। साथ ही अगर आप सेगमेंटल की बात करेंगे तो जियो के नंबर्स जो है लार्जली फ्लैट देखने को मिले हैं। मार्जिन्स 47 से 48.6%। हालांकि आरपू जो है वो 151.6 पर आता हुआ दिखा है। 5.3% की ग्रोथ रही है, और मुनाफे में ऑलमोस्ट 2% का उछाल हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील की भी बात करेंगे तो नंबर्स के लिहाज से स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स नंबर्स है, क्योंकि मुनाफा जो है करीब 4,357 करोड़ पर आया। अनुमान हमारा 5,440 करोड़ रुपए का था, और कंपनी की मार्जिन भी डिक्लाइन हुई है 27% से घटकर 24%। हमारा अनुमान मार्जिन फ्लैट रहने का था। तो ओवरऑल जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर जो है स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स है। बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू स्टील स्लाइटली बिलो एस्टिमेट है। कई सारे और दिग्गज निफ्टी के काउंटर्स आज नतीजों पर रिएक्ट भी करेंगे। आइए फिर कुछ और खबरें और इनफैक्ट नतीजे जानते हैं वरुण के साथ। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बंधन बैंक नतीजे बेहतरीन है, प्रोविजनिंग कम हुई है, इसके लिए मुनाफा जो है अच्छा खासा बढ़ा है। मुनाफे में करीब 36% के आसपास की बढ़ोतरी है। एनआईआई 2.6% बढ़े हैं। इसके अलावा कंपनी का अगर ग्रॉस एनपीएस देखेंगे तो 10.82 से घटकर 10.81 यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, लेकिन नतीजे काफ़ी बेहतरीन हैं। एल&टी फाइनेंस यहाँ कमजोर नतीजे है। एनआईआई 18% गिरा है, मुनाफा 12% बढ़ा है, लेकिन ग्रॉस एनपीएस बढ़े हैं 5.74 से बढ़ के 5.94% के आसपास। वोडाफोन आइडिया रेवेन्यूज तो अनुमान के मुताबिक है करीब 9,700 करोड़ के आसपास की, लेकिन नुकसान कंपनी ने किया है, लॉस किया है 7,230 करोड़ के आसपास का। हालांकि आरपुर जो है यहाँ बढ़ोतरी हुई है 5.5% की, 115 के आसपास ही आया है। यस बैंक एनआईआई करीब 31% गिरा है। इसके अलावा ग्रॉस एनपीएस अगर आप देखेंगे तो 15% से गिर के 14.65% के आसपास आए हैं। वही कंपनी ने अपडेट दिया है कि 50,000 करोड़ के आसपास के एनपीएस जो है वो ये कंपनी जो है वो एआरसी में ट्रांसफ़र करने वाली है। इसके बाद कंपनी की जो एनपीएस है वो शून्य हो जाएंगे। वर्धमान टेक्सटाइल नतीजे स्ट्रॉन्ग है,
रेवेन्यूज 49% बढ़े हैं, मार्जिन 15.8% से बढ़ के 23.8% के आसपास आए हैं, मुनाफा 151% के आसपास बढ़ा है, स्टॉक स्प्लिट को अप्रूवल मिला है 10:2 के आसपास के। इसके अलावा मौजूदा शिपिंग क्षमता जो है उसको बढ़ाने का ऐलान किया है, स्पिनिंग क्षमता माफ़ कीजिएगा, 600 करोड़ में करीब 40 वॉट्स के आसपास की मशीन जो है वो ये कंपनी लगाने वाली है, इस तरह का अपडेट इस कंपनी ने दिया है। ग्लैंड फार्मा नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 24% बढ़े, मार्जिन 31% से बढ़ के 33%, मुनाफा 34% के आसपास बढ़ा इस कंपनी का। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे, बट और भी ढेरों नतीजे हैं जो कुशल के पास हैं कैश मार्केट के। कुशल बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, तो 7 नंबर्स हैं कैश स्पेस से जहां पर फोकस रखना है, जिसमें सीएसबी बैंक नंबर्स काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। कंपनी की एनआई 21% बढ़ी है और साथ ही कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है 4.11% से जीएनपी अब 2.62% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया है। और प्रोविजन अगर आप एनपीए का देखेंगे तो 26 करोड़ का राइट बैक आया है। पिछले साल यह फिगर जो है 56 करोड़ रुपए का प्रोविजन इन्होंने लिया था। मुनाफे में 53 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ का फिगर आया है। टानला प्लेटफॉर्म्स नंबर्स मिले जुले हैं, मार्जिन 25.5% से 23%, हालांकि मुनाफे में 16% का उछाल रहा है और कंपनी की आय में भी 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। आइनॉक्स लेजर नंबर्स यहां पर बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। 15 करोड़ के मुकाबले 297 करोड़ का आय जो है वो कंपनी ने घोषित किया है। साथ ही कंपनी का जो घाटा है वो भी सिग्निफिकेंटली पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। 103 करोड़ का घाटा था, इस बारी 1.3 करोड़ का घाटा यह आता हुआ नजर आया। तो कंसिस्टेंट रिकवरी जो है हमें तमाम मल्टीप्लेक्स शेयरों में देखने को मिली है। पीएनबी जिल्स यहाँ पर नंबर्स खराब हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो मुनाफा था पिछले साल 167 करोड़ का, अब 6 करोड़ के घाटे में तब्दील हो गया है। आय में भी 19% की गिरावट है। मैक्स वेंचर्स नंबर्स अच्छे रहे हैं, 132% आय बढ़कर 38 करोड़ पर आई है और कंपनी का जो कामकाजी घाटा था 3 करोड़ का, इस बारी 11 करोड़ का मुनाफा कामकाजी मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है और साथ ही घाटे से मुनाफे में भी ओवरऑल कंपनी आती हुई दिखी है। पायनियर डिस्टिलरीज यहाँ पर नंबर्स आय के हिसाब से 72% बढ़कर 55 करोड़ पर आई है और कंपनी का घाटा भी 28 करोड़ के मुकाबले 17 करोड़ पर अब आता हुआ नजर आ रहा है। और अंत में एसएसआई पेपर्स आय और मुनाफे के लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव है। 9% से घटकर मार्जिन 4.5% पर आई है, पर कंपनी के मुनाफे में लगभग 30% के उछाल के साथ 6 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया। ओके, तो ये है आपके लिए भरपूर नतीजे जहां पर बाजार का आज फोकस रहेगा। खबरें भी ढेरों आई हैं ओवर द वीकेंड, वरुण बताएं इनके बारे में। ओके दीप, सबसे पहले टीटागर वैगन इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसको इटली में करीब 2380 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, तो एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर है इस कंपनी के लिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज इस कंपनी की एक जेवी है जिसमें इस कंपनी ने हिस्सा बढ़ाया है, 0.9% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई है। जेवी जो है लिथियम एंड बैटरी बनाने का काम करती है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, सेबी ने अगली बोर्ड मीट से पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुद्दे को हल करने के आदेश दिए हैं। करीब 4 हफ्तों के आसपास जो है एक्शन रिपोर्ट फाइनल करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पीटीसी इंडिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर राकेश कचेर ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है और पीएफएस के मुद्दे के लिए इंटरनल कमेटी का गठन कर दिया गया है। आरबीआई और एक्सचेंजेस को मामले का कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो दिए इस कंपनी ने। तो काफ़ी सारे अपडेट्स है इस कंपनी को लेके, इसके चलते इस कंपनी पर नजर रखेगा। एचडीएफसी लिमिटेड इस कंपनी की सब्सिडरी है। एचडीएफसी कैपिटल ने अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के लिए करीब 14,000 करोड़ के आसपास जुटा लिए हैं। एफडीसी कानों से जुड़ी एक दवा है, उसके इन्फेक्शन के लिए इस कंपनी को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है। आईडीबीआई बैंक, यहाँ पे खबर ये है कि आईडीबीआई बैंक की विनिवेश की प्रक्रिया है वो अगले वित्त वर्ष में पूरी होगी। और वेल्सपन कॉर्प, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि वेल्सपन मिडिल ईस्ट पाइप एलएलसी की बुक बिल्डिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। ऑफर प्राइस 80 सऊदी रियाल के आसपास है। कुल 72 टाइम्स जो है ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है और इंडिविजुअल निवेशकों के लिए इशू जो है 24 और 25 जनवरी तक खुला रहने वाला है। ये वेल्सपन की सब्सिडरी कंपनी है? हाँ, वेल्सपन की सब्सिडरी कंपनी है। 72 टाइम सब्सक्राइब हुआ सऊदी अरब में। सऊदी अरब जबरदस्त रिस्पॉन्स में, जोरदार है। चलो बढ़िया, तो मतलब स्टॉक पे थोड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए। वेल्सपन कॉर्प। हाँ, तो इस पे थोड़ा जरा रिसर्च निकालिए, ओके, डिटेल निकालिए कि ये सब्सिडी कितनी बड़ी है, कितनी होल्डिंग 100% है कि जाए। अब तो खैर 100% नहीं रहेगी आईपीओ के बाद, तो कितनी बड़ी क्या है थोड़ा डिटेल निकालें, क्योंकि अगर आईपीओ इतना वहाँ रेस्पॉन्स आ रहा है सब्सिडी कंपनी का तो उसकी वैल्यू समझनी चाहिए हमें। डेफिनेटली। आज तो अब क्या और भी हैं खबर वाले? हो गया फाइनली? हाँ, हमको लगा कि मतलब इतना बड़ा तो इतना आराम तो हमें ब्रेक में भी नहीं मिलता है। तो चलिए आए वक्त है एफआईआर का। बताएं आशीष। सर सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि नतीजे जो है अनुमान से बेहतर हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली मान रहे हैं कि इनका जो अर्निंग्स आई है वो 5% बीट है।
जिसके चलते ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2926 रुपए के लक्ष्य के लिए। सीएलएसए भी देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 2850 का लक्ष्य दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे 2950 रुपए के लक्ष्य के लिए और बर्नस्टीन ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 2830 के लक्ष्य के लिए। सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो काफी शानदार देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर भी नतीजे काफी शानदार है। सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में मैं देख रहा हूं सबने कहा है कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिला है और सेक्टर में अगर आप देखें तो टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, जिसके चलते सीएलएसए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 1125 रुपए का लक्ष्य दिया है। एचएसबीसी ने खरीदारी किराए दी है और लक्ष्य बढ़ाया 950 से बढ़ाकर 1020 रुपए कर दिया है। 804 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली भी अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर बुलिश ही नजर आ रहे हैं। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा, लक्ष्य 1025 से बढ़ाकर 1125 कर दिया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आप देखें तो तगड़े नतीजे जो है इसने पेश किए। सिटी जो है खरीदारी किराए दे रहे हैं 1550 रुपए का लक्ष्य दिया है और ये मान रहे कि जो इनकी वीएनबी ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 56% की बढ़त देखने को मिली है और एपी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब करीब 31% का इजाफा देखने को मिला है। तो ऑपरेशनल लिहाज से देखें तो नतीजे काफी शानदार हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 1140 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए। एक और बैंकिंग स्टॉक आज फोकस में रहेगा बंधन बैंक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सीएलएसए ने जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 340 का लक्ष्य दिया है। 296 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि रिकवरी काफी बढ़िया देखने को मिली है। कलेक्शन एफिशिएंसी खासतौर पर एमएफआई पोर्टफोलियो में जो है काफी बढ़िया देखने को मिली है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया 350 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य में बढ़ोतरी की है 340 से बढ़ाकर 360। सिप्ला पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहाँ पर अपग्रेड कर दिया न्यूट्रल से बढ़ाकर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 865 की जो शुक्रवार की क्लोजिंग है 1150 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। काफी अच्छी बात कही इन्होंने, कह रहे हैं कि मार्केट जो है फिलहाल सिप्ला की जो पोटेंशियल है इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। आगे जाकर यहाँ पर काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर ये बुलिश नजर आ रहे हैं। ग्लैंड फार्मा यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 4578 रुपए के लक्ष्य के लिए और अंत में कॉन्कॉर यहाँ पर भी नतीजों का असर है। जेपी मॉर्गन ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया और लक्ष्य भी बढ़ाया 650 से बढ़ाकर 800 कर दिया है। 623 शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं नोमिरा भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 863 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन सी है आज? सर आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें 1125 का टारगेट सीएलएसए का है और 1125 का ही टारगेट मॉर्गन ने भी किया है, बढ़ाया दोनों ने। सर कमेंट्री भी सबकी काफी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है और रिलायंस में कोई भी बदलाव नहीं, किसी के भी टारगेट ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। ओके, और एक बंधन बैंक पे थोड़े से अपग्रेड है, बंधन बैंक पे। एसबीआई लाइफ पे भी 1600 रुपए का टारगेट है, इस हिसाब से तो बड़ा वैल्यू है स्टॉक में। एसबीआई लाइफ, मॉर्गन स्टैनली 1600, सिटी 1550। चलिए, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट से इन पर रहेगा एक्शन। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है सभी मेहमानों से मुलाकात करने का 3 दिन के बाद नए हफ्ते की शुरुआत, पिक ऑफ द वीक। आप सबको सुप्रभात। बंसल जी करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, बैक टू स्टूडियो, वेलकम है आपका। और अनिल जी देखिए, सबसे अच्छा तो आईसीआईसीआई बैंक लग रहा है, सबकी रिपोर्ट आई हुई मैं भी तो बैक हूँ, मैं भी तो सैटरडे संडे नहीं आया था बंसल जी। मेरा वेलकम कौन करेगा? तो रेगुलर आ रहे हैं, मतलब कि दीपांशु तो कोविड के बाद रिकवर होके आए हैं अनिल जी। ठीक है, दीपांशु जी आपका वेलकम। थैंक यू सर। मैं भी नहीं कर पाया, मैं भी सुबह थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था तो मैं भी रह गया। ठीक है बंसल जी, हम दोनों ने कर दिया। बिल्कुल, बताए सर। फर्स्ट चॉइस तो आईसीआईसीआई बैंक है, बट सबकी रिपोर्ट आई हुई है, नतीजे बढ़िया हैं तो गैप अप मिलेगा, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक नहीं चूज करा है। हीरो मोटर कॉर्प चूज करा है, इसका भी स्ट्रक्चर बढ़िया है। 2700 का स्टॉप लॉस है। 2835 से लेकर 2850 के टारगेट के लिए हीरो मोटर कॉर्प में खरीदारी की राय है और ये है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, हीरो मोटर कॉर्प में खरीदारी करने की राय इस हफ्ते के लिए। कुणाल जी कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के चर्चे तो सारी तरफ हैं। अब मुझे लगता है अनिल जी कोटक महिंद्रा बैंक पर फोकस करना चाहिए। चार्ट बहुत जबरदस्त है, यहां पर भी काफी समय से लोगों की निगाह नहीं पड़ी। स्टॉक में हमने एक रिकवरी देखी है, करेक्शन आता हुआ दिखा। शुक्रवार को नीचे के लेवल से एक शानदार रिकवरी हुई, तो मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। आज अगर शुरुआती मंदी में थोड़ा नीचे मिल जाए तो और भी बेहतर होगा। यहां पर जो बड़ा सपोर्ट है वो 1850 पर है, तो वहां एक स्टॉप लॉस रख लें। और ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 2050 के लेवल्स, 2050 के लेवल्स जल्द दिखाएगा। तो
कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी करें। तो कुणाल जी, आप कह रहे हो कि किसी की निगाह नहीं पड़ी और चार्ट बड़े जबरदस्त है, तो बिना निगाह पड़े चार्ट जबरदस्त कैसे हो गए? चार्ट तो जबरदस्त तभी हुए होंगे ना जब बाय सिग्नल आ रहे हैं। अनिल जी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अनिल जी, जो चार्ट देख रहे हैं उनकी नहीं पड़ी। अच्छा, बाकी अनिल जी चार्ट जो नहीं देखते हैं उनकी संख्या कम नहीं है अनिल जी। ये बात तो सही है बिल्कुल। तो चलिए, जिन्होंने चार्ट नहीं देखा उनकी तो नजर पड़ी चुकी है, जिन्होंने देखा उनकी नजर अब पड़ेगी, क्योंकि कुणाल जी कह चुके हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक इस हफ्ते कर सकता है कमाल 2050 के टारगेट के लिए। आइए, विश्वेश जी भी हमारे साथ है तैयार। विश्वेश जी, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे हिसाब से अनिल जी मैं वेट करना चाहूँगा, क्योंकि SGX निफ्टी 140 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है और शायद हम सपोर्ट पे खुले और रिकवर हो सकता है। तो अगर बाय देंगे तो मुझे लगता है कि वो नीचे मिल सकता है, और सेल दे तो शायद रिकवर हो जाए। तो मुझे लगता है ओपनिंग देखने के बाद अनिल जी ट्रेड लेना चाहिए, और पूरे वीक के लिए लेना है तो मेरे हिसाब से इनिशियल 15 मिनट देखना ज़रूरी होगा। वैसे एक चीज़ बताइए विश्वेश जी, शो करने के लिए आपके लिए सबसे मुश्किल दिन कौन सा होता है मंडे से फ्राइडे के बीच में? मंडे होता है जी। सही दिन चुना, समझ गया। आपने बहुत ही सावधानी से, मतलब डिप्लोमेटिकली नोटा का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, है ना? इसका मतलब मुश्किल भरा दिन है मंडे। हो सकता है वीकेंड पे विश्वेश जी ने एंजॉय किया हो, पार्टी वार्टी की हो, घूमे फिरे हो। कोई बात नहीं, हफ्ते भर का काम है, आराम से कभी भी कर ले, कोई जल्दी नहीं। जैन साहब ढेर सारा काम करके आए। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। यस, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वीकेंड शो पे मैंने बाजार अगले हफ्ते में जो पिक्स दी थी, उसमें मैंने फ्राइडे इवनिंग को ICICI बैंक फ्यूचर्स में बाय करने की दी थी, और हालांकि आज लगता है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स है उसके बाद अगर मार्केट खराब है और उसके हिसाब से नीचे मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल लपकना चाहिए स्टॉक को। वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और HDFC बैंक से बेहतर रिजल्ट्स एक तरीके से ICICI बैंक ने दिया, तो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया रीरेटिंग होनी चाहिए आगे जाके। फिर मैंने एग्रोटेक फूड्स दिया था पोजिशनल पिक के तौर पे, जो कि मेरा पहले जेम स्टॉक भी रहा हुआ है, और फॉसेको इंडिया लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। और आज अब जो मैं इस हफ्ते के लिए दे रहा हूं, मुझे लगता है कि डिफेंसिव्स पे दाव लगाना चाहिए HUL और नेस्ले। रिजल्ट्स के बाद HUL ने बहुत बढ़िया, बहुत रिजल्ट के पहले तो बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, और उसके बाद अब एक अच्छा खासा बॉटमिंग आउट होकर अब HUL अच्छा कर रहा है, और इवन नेस्ले भी बहुत बढ़िया लेवल्स पे है टेक्निकली भी। तो मुझे लगता है कि इस वीक के लिए नेस्ले को देखें। बाकी बेयर क्रॉप साइंस, ये एक स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि बजट के पहले ये सारे फर्टिलाइजर वाले या एग्री इनपुट्स वाले स्टॉक्स वैसे ही बहुत बढ़िया चलते हैं, तो ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं और इस वीक के लिए भी देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है जैन साहब की तरफ से। तो वीकेंड वाले तो हैं ICICI बैंक, एग्रोटेक फूड और फोसेको, और आज के लिए HUL, नेस्ले और साथ ही बेयर क्रॉप साइंस, ये स्टॉक्स हैं जहां पर जैन साहब को है भरोसा। आइए, हमारे कुछ और मेहमान हमारे साथ है तैयार। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। इस हफ्ते के लिए मेरा वाला जो स्टॉक है उसके नाम में है ले, और स्टॉक है नेस्ले। तो स्टॉक को ले, और इस हफ्ते के अंदर नेस्ले के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। नेस्ले के अंदर 18,900 के आसपास खरीदारी करें, 18,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में जो टारगेट्स नेस्ले में देखने को मिल सकते हैं उसके अंदर 19,500 से 19,900 तक के लेवल नेस्ले के अंदर देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा नेस्ले। अच्छा, ये तो हमने पहले ही ले लिया, अभी थोड़ी देर पहले हमको जैन साहब ने बताया नेस्ले। बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा सा जल्दी दे दिया जैन साहब ने। देखो, सुबह सुबह जल्दी आने का सबसे बड़ा फायदा होता है, सबसे ज्यादा फायदा होता है बंसल जी को, क्योंकि सबसे पहले आते हैं। अब कोई भी वजह से आते हो, वजह उनकी वो पर्सनल हो सकती है कि क्यों जल्दी आ जाते हैं शो पे, लेकिन उनका स्टॉक ही लोग रिपीट करते हैं, उनको नहीं करना पड़ता। ये बड़ा बंसल जी को बेनिफिट। अच्छा, बाय द वे, जय ठक्कर, जय पूरे हफ्ते पर छुट्टी उट्टी मनाने के बाद जय लोग ढूंढ रहे थे सब आपको कि जय गए किधर है, मार्केट गिर रहा है। फाइनली जय वापस आ गए छुट्टी मनाकर। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी, छुट्टी पर नहीं गया था अनिल जी, काम कर रहा था, थोड़ा पर्सनल, थोड़ा ऑफिशियल ऐसे काम में अनिल जी इन्वॉल्व हो चुका था कि मैं आ नहीं पाया शो पर। बट देन हैप्पी टू बी बैक एंड मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी के एक अच्छा चांस था शॉर्ट करने का, बट नेवरदलेस अब मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज तो रोज ही रोज रहती है। तो आज पिक ऑफ द वीक के हिसाब से मेरे पास जो स्टॉक है वो है विप्रो,
एंड काफी गिर चुका है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो लेवल पर आया है अनिल जी, वो एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे लेवल्स पर आ चुका है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अपने 200 डेमा के नियर आ चुका है ये स्टॉक। एंड लास्ट टाइम का क्लोजिंग था लगभग 605 के आसपास अनिल जी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 590 का आप एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए इसका वीकली बेसिस पर, ऑन क्लोजिंग बेसिस। आई वुड रेदर से टारगेट्स ऊपर में जो बनकर आ रहे हैं दैट इज 632, 640, 632, 640 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे देखने मिल सकता है आपको। ओवरऑल अनिल जी अगर आप देखें तो जब से बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था तब से विप्रो में 200 डेमा अभी तक टेस्ट हुआ ही नहीं है। जब से ब्रेकआउट आया था तब से दिस इज द फर्स्ट टाइम इज टेस्टिंग आफ्टर 2 years। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली फर्स्ट टाइम एक रिस्पेक्ट करेगा इसको, और कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड भी हो चुका है काफी शॉर्ट टर्म। इसके इंडिकेटर्स में मुझे एक थोड़ा रिवर्सल नजर आ रहा है। तो विप्रो पर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। लॉन्ग साइड पर अगर डिप भी देखने मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में तो आई थिंक इट शुड बी अगेन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये है, ये क्या बात है, आते एकदम फ्रंट फुट पर है विप्रो, बिल्कुल मतलब बढ़िया दीपक चाहर की तरह खेल रहे हैं। हाँ, है ना? एकदम अग्रेसिव हाँ, होकर। कल किसी ने देखा दीपक चाहर को खेलते हुए? किसी ने नहीं देखा तो कोई गलत बात नहीं है। जिस हिसाब से हमारी टीम खेल रही है, अगर आप मैच वेच नहीं देख रहे हैं तो मतलब कोई ऐसी मतलब आपकी भावनाओं में समझ सकता हूँ। हम तो क्या वो मजबूरी में क्रिकेट फैन इतने हैं ना कि हमें तो कोई कुछ भी हो हम तो लास्ट बॉल तक देखते ही रहते हैं, ऐसा हाल है। एक बार तो उम्मीद जगी थी कि जीत जाएंगे, वो जीता हुआ मैच हार दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फ्रंट फुट पे जैसा खेले ना वो गजब। जय भी वैसे खेले, मतलब आईटी पर कॉन्ट्रा कॉल बाय का दमदार है, जबरदस्त मानना पड़ेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन भरपूर रहेगा, आइए उन्हीं पर फोकस करते हैं। बंधन बैंक नतीजे दमदार नजर आ रहे हैं हर एक पैमाने पर, हालांकि स्टॉक में उस तरह का एक्शन हुआ भी है। जय जरा बंधन बैंक पर ही अपनी राय दीजिए, क्या यहां से और बढ़ सकता है? जी अनिल जी, बंधन बैंक काफी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। एंड कंसोलिडेटिंग रेंज में चला गया है ये, जब मार्केट में इतनी स्ट्रांग हमें गिरावट देखने मिली। ऑन द लोअर साइड मेरा ये मानना है अनिल जी कि इमीडिएट बेसिस पर 290 के आसपास ही एक अच्छा सपोर्ट है। आई मीन जब तक वो होल्ड कर रहा है बंधन बैंक के पूरे चांस से ऊपर में लगभग 310, 315 तक के लेवल्स हमें दिखा है। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट अगर आप देखें तो 5 रुपए नीचे सपोर्ट है 290 के आसपास, ऊपर में लगभग 15 से 20 पॉइंट की जगह है। ओके, JSW स्टील यहाँ पर नतीजे थोड़े खराब दिख रहे हैं। विश्वेश जी, इसके डेटा चार्ट्स देखिए, क्या और गिर सकता है या फिर जो ये गिरावट हुई है पिछले हफ्ते वो नतीजों में आ चुकी है? बताएं सर। मेरे हिसाब से अनिल जी देखिए, JSW स्टील को थोड़ा सा मीडियम टर्म भी देखना चाहिए। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के मार्च के आसपास, मई के आसपास स्टॉप हुआ था, और उसके बाद आप देखेंगे अनिल जी 750, 600 ब्रॉड रेंज रखती है सुनने में, लेकिन ये रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और इस रेंज के बीच में वॉलेटाइल है। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 600 के आसपास है। तो यहाँ पे अनिल जी शॉर्ट के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली बनता है। 680 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो मुझे लगता है 600 तक का भी होगा, लेकिन 600 ये जो पूरी लास्ट ईयर 1 ईयर की रेंज है उसका लोअर एंड है, वहाँ पे शायद कॉन्ट्रेंट बिट लेना चाहिए। तो मुझे लगता है 600 तक आ सकता है, 680 नहीं निकला तो, लेकिन 600 पे खरीदना होगा। 600 के करीब खरीदारी कर सकते हैं JSW स्टील। हालांकि नतीजे थोड़े सुस्त रहे और वैसे भी थोड़ा दबाव भी था शेयर पर। फ्राइडे में 2.5% नीचे गिरकर बंद हुआ। पर कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। टीटागढ़, जैन साहब अगर इस पर अपनी राय दे दें तो, एक तो एक हफ्ते में बजट है तो रेलवे स्पेस पर तो फोकस है ही। इनकी इटली की सब्सिडी को करीब 2400 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। मार्केट कैप कंपनी की सिर्फ 1372 करोड़ के, तो उस हिसाब से ऑर्डर को देखें तो ऑलमोस्ट डबल के करीब आता है। क्या राय देंगे सर टीटागढ़ पर? हाँ देखिए, अगर कुछ साल पहले की अगर बात करें तो 4-5-6 साल पहले में हमेशा जब भी रेलवे बजट भी होता था कुछ साल पहले, और ये स्टॉक काफी सुर्खियों में रहता था, बट समहाउ कुछ सालों से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और कुछ रिकमेंडेशन इसमें मेरी गलती गई वैसे, बट अब वापस से ये कैचअप किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया कैचअप, और मार्केट कैप आपने सही बोला कि काफी कोई बड़ी नहीं है, बट एक बड़ा राउंड अप ये स्टॉक दे चुका है। हो सकता है कि ये जो न्यूज थी वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा गिरावट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब थोड़े महंगे स्टॉक्स लेने में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। मैं अभी आज अनिल जी को सुन रहा था कि सुबह वो जिस तरीके से बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के अब स्टॉक्स को नहीं लेना है, और जो वर्ल्ड ओवर भी जो ट्रेंड दिख रहा है वैल्यू पिक्स की तरफ, डिफेंसिव पिक्स की तरफ
ज्यादा मार्केट्स जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा है वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए गिरावट का, फिर देखते हैं। जैन साहब मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं, मैंने हमेशा मेरा एकदम स्टैंड फर्म है। जैन साहब के जेम्स हमेशा लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, और खराब बाजार में तो जरूर लो। बिल्कुल 100% हमारा कॉन्फिडेंस पूरा है जैन साहब। यस थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्फिडेंस। और मैं वैसा ही स्टॉक लाया हूँ आज एकदम धीमे धीमे चलने वाले, सुस्त वाले, वैल्यू पे थोड़े नीचे वाले स्टॉक ही लाया हूं मैं, इसलिए। बट आपकी बात सही है कि मार्केट्स एक बार अगर बाउंस बैक करते हैं तो बजट बहुत बड़ा इवेंट है, इस वीक में भी एक दिन कम है और बीच का दिन है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, सो वी शुड बी कॉशियस। तो ट्रेडिंग के लिहाज से जो जैन साहब कह रहे हैं वो ठीक है, कि भाई हाँ थोड़ा कॉशियस है, बट बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो जो जैन साहब के जेम्स वाले स्टॉक हैं बिल्कुल इस मार्केट में खरीदने के लिए सही टाइम है, जबरदस्त अच्छी शेयर है। जो नॉट नेसेसरी जो आज बताए हुए, जो पुराने भी जैन साहब बता रहे, अगर उनमें मार्केट के मूड के साथ करेक्शन आ रहा है तो अच्छा समय हो सकता है। हाँ, आइए अच्छा समय शुरू होने जा रहा है फर्स्ट रेट के साथ। हेडलाइंस की करते हैं शुरुआत।